नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे और आपकी बिहार पुलिस की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। मैं फिर एक बार आपको कहता हूं कि पढ़िए वही जो एग्जाम में आए। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि आप आखिरी के 30 दिन आप मेरे साथ इस चैनल पर गुजारिए, आपका बहुत ही बेहतर स्कोर हो जाएगा। क्योंकि अब इन बचे हुए दिनों में मैं वैसे टॉपिक को हिट कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, और यह टॉपिक एनसीईआरटी के हैं। इस चैप्टर को आप क्लास 10th के जो एनसीईआरटी है उसमें आप पा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको किताब से पढ़ना अच्छा लगता है तो वहां पढ़िए। आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रणों को कैसे अलग करते हैं। प्रश्न आपसे पूछता है कि मिश्रणों को अलग, जैसे पूछेगा कि दो घुलनशील द्रव या दो अघुलनशील द्रव्य को कैसे अलग करेंगे, या पूछ देगा कि वायु के गैस जो हैं, वायु में जो गैसें हैं उनके मिश्रण को कैसे अलग करेंगे, है ना। या पूछ देगा कि फिटकिरी को कैसे अलग करेंगे अशुद्ध नमूने से। ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को देखें, शुरू से अंत तक देखें, और इतना यकीन करिए, भरोसा करिए कि वीडियो देखने के बाद फिर इससे प्रश्न आप नहीं छोड़ने वाले हैं। बाकी आपकी मर्जी, पढ़ना आपको है, ना पढ़ना आपको है। मैं फिर कहता हूं, जब सही कंटेंट देता हूं तो उसको जरूर देखा करिए। गलत कंटेंट तो भरा पड़ा है यूट्यूब पर, है ना, वो तो आप लोग देखते ही हैं, लेकिन सही कंटेंट अवश्य देखा करिए। आइए, वह विधि जिससे कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस बन जाता है कहलाता है। इस प्रश्न को मैं पहले भी बहुत बार कराया हूं। क्या कहता है कि वह विधि बताइए जो, जैसे कि ये कोई ठोस पदार्थ है, मैं यहां पर उदाहरण के स्वरूप आपको समझा रहा हूं। ठोस पदार्थ है, अगर इसमें आप हीट दे रहे हैं तो होना क्या चाहिए था सामान्यतः कि भैया ये ठोस से ये द्रव बन जाता, ये द्रव बन जाता, है ना। अगेन ये, इसको अगर फिर हम हीट करते तो ये बन जाता गैस, ये बन जाता गैस। सिस्टम ये है, ठोस से द्रव, फिर इसको हीट देंगे, ये गैस। लेकिन आपने कपूर देखा होगा, कपूर को आप गर्म करिए तो वो लिक्विड द्रव नहीं बनता है, वो सीधा गैस बन जाता है। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि वह विधि जिससे कोई पदार्थ ठोस से सीधा गैस बन जाता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ऊर्ध्वपातन, यानी कि अंग्रेजी में सब्लिमेशन। अंग्रेजी वाले भी याद रखिएगा, हिंदी वाले ऊर्ध्वपातन याद रखिएगा, अंग्रेजी वाले सब्लिमेशन। देखिए, मैंने इंग्लिश भी इंक्लूड किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था कि सर इंग्लिश थोड़ा यूज किया करिए, क्योंकि हिंदी के जो शब्द हैं वो एग्जाम में अगर ना समझ पाए तो दिक्कत होगी, है ना। तो वैसी विधि जो सीधा ठोस से क्या बन जाए, गैस बन जाए, क्या कहलाते हैं? सब्लिमेशन। ठीक ना। एक चीज और याद रखिएगा, इसके ठीक विपरीत, यानी कि गैस से ठोस बन जाता है, ठंडा अगर करते हैं गैस को तो डायरेक्ट वो ठोस बन जाता है, तो वह हो जाता है रिवर्स सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में रिवर्स मतलब कि समझ रहे हैं ना, अपोजिट, रिवर्स सब्लिमेशन। तो ये पर आपको याद रखना होगा। आइए चलिए हम आते हैं दूसरे नंबर सवाल के ऊपर। देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी समझिएगा, इसको याद हो जाएगा। आइए, कोलाइड को पृथक करते हैं सब्लिमेशन से, रिवर्स सब्लिमेशन से, या डिपोजिशन से, इवेपोरेशन से, या सेंट्रीफ्यूगेशन से। 4 ऑप्शन हैं। आपको कह रहा है कोलाइड को पृथक करते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, दूध से अगर मक्खन निकालना हो या दही को मथ के मक्खन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? आप टेक्निक यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि अपकेंद्रण तकनीक। इस तकनीक में होता क्या है, जैसे ये पात्र है ना, इस पात्र में भरा है दूध, इसको जब गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे या इसको घुमाएंगे, गर्म नहीं करेंगे, गर्म करेंगे तो अलग हो जाएगा, इसको घुमाएंगे, मथेंगे, तो होगा क्या कि जो भारी पार्टिकल है वह बैठ जाता है नीचे और जो हल्का पार्टिकल है वो ऊपर हो जाता है। अपकेंद्रण तकनीक कार्य करता है इसमें, सेंट्रीफ्यूगेशन। ध्यान रखिएगा, गर्म नहीं करना है, गर्म नहीं करना है, इसको घुमाना है। जैसे मथते हैं ना दही को,
जानते ही होंगे, गांव घर से होंगे तो बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं। वो होता है अपकेंद्रण तकनीक यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए तो अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक करते हैं? रंग वाले घटक नीले अथवा काले, देखिए एकदम हूबहू प्रश्न आएगा, एक जरा परिवर्तन नहीं होगा प्रश्न में, नोट कर लीजिए, हूबहू प्रश्न छपेगा, हूबहू। ऑप्शन भले चेंज हो सकता है क्योंकि ऑप्शन ये हमने अपने हिसाब से सेट किया है, आयोग अपने हिसाब से सेट करेगा, बाकी प्रश्न में आपको कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, कॉपी पेस्ट आपको दिख जाएगा। तो सीधा याद रखना है कि रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से अलग करना होगा। जैसे ये कोई डाई है, इसमें रंग मिला है, तो इसको गर्म करने के लिए, इसको करने के लिए, अलग करने के लिए आप गर्म करेंगे, ये वाष्प बनेगा, वाष्प बनेगा, वाष्प बनेगा, और यहाँ आप देखेंगे कि रंग आपका जमा मिलेगा। तो ये होता है क्या? इवेपोरेशन। अभी आप समझ गए कि वाष्प सर वाष्पीकरण कह रहे हैं, वाष्प से इसको आप करेंगे। उधर्पातन होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ठोस से वो गैस बनता है, तो मिश्रण है रंग का, ठोस तो है नहीं। रिवर्स भी होगा नहीं क्योंकि गैस से बनता है, आप यहां देख रहे हैं कि लिक्विड फॉर्म में है। अपकेंद्रण में मैं बताया हूं कि कोलाइड से अलग कर सकते हैं, दूध से मक्खन निकाल सकते हैं। यहां होगा वाष्पीकरण, गर्म करिए, रंग जो है वो दीवार में ऊपर सटेगा जाकर के, है ना? तो ये आपको ध्यान देना है। आइए चले आगे। चलिए ये देखिए, रंग वाला 2 प्रश्न आपको मिलता है, रंग वाला आपको 2 प्रश्न मिलता है, एक में आंसर आता है आपका वाष्पीकरण, लेकिन जब हम दूसरे कलर वाला पढ़ेंगे, क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, तो वहां हम उस चीज को अलग से मैं बताऊंगा। आइए, हाँ ये प्रश्न मैं करा दिया हूं, ये प्रश्न मैं कराया हूं, दूध से क्रीम को अलग कर सकते हैं। मैं बताया हूं कि दूध को मथेंगे तो क्रीम जो है वो हल्का है, वो ऊपर तैरेगा, जो भारी चीज है वो नीचे रहता है ना, और क्रीम ऊपर तैरने लगता है। तो क्रीम ऊपर तैरने लगता है, मैंने बता दिया है कि सेंट्रीफ्यूगेशन, जी हाँ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक या अपकेंद्रण तकनीक। देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट कराएगा एग्जाम में, अपकेंद्रण के जगह देगा अभिकेंद्रण, ये ध्यान देना है, अपकेंद्रण के जगह देगा अभिकेंद्रण, है ना? तो अभी नहीं होगा, अपकेंद्रण होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसीलिए मैं अंग्रेजी लिख दिया हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए, कंफ्यूजन ना हो। आइए, हाँ ये देखिए क्या कह रहा है, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच के में किस तकनीक का प्रयोग होता है? देखिए मैं बताया ना आपको कि अपकेंद्रण तकनीक काम करता है कि कोई द्रव है, इसको अगर आप मथते हैं तो भारी पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाता है, भारी पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाता है ना? भारी पार्टिकल नीचे है तो या आप नीचे से ही पार्टिकल को उठा लीजिए, या अगर तैर रहा है तो आप ऊपर से उस पार्टिकल को उठा लीजिए ना, और ऐसे आप कर सकते हैं। तो यहां भी वही होता है, रक्त और मूत्र में जांच। देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच, ब्लड की जांच कह रहा है, या पेशाब की जांच। एक प्रश्न और बनता है नशीले पदार्थ की जांच, वो यहां नहीं है, यहां आपको ब्लड की जांच करना है। जैसे जाते हैं तो ब्लड जांच होता है ना कि भैया कोई बीमारी तो नहीं है, ब्लड जांच कराइए, तब इस टेक्निक का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा, बारीकी से पढ़ना है, एकदम एग्जाम में हूबहू आएगा और कंफ्यूजन क्रिएट करा देगा ये वाला। रक्त और मूत्र जांच कराना होगा तो आप कहेंगे कि सर सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि अपकेंद्रण टेक्निक का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक ठीक ना? चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने के लिए, मैं ये बता चुका हूं, देखिए सारे ऑप्शन उदाहरण के सहित मैं दे रहा हूं भाई, अगर अब भी नहीं समझोगे आप ना तो फिर कहीं नहीं समझोगे, ये भी तय कर लो। इतना इजी तरीके से, ये कठिन, बहुत कठिन होता है ये याद करना, लेकिन मैं आपको चुटकियों में याद करा रहा हूं। डेयरी तथा घर में, डेयरी में या घर में क्रीम से मक्खन निकालने में, तो मैं बताया हूं कि अगर मथते हैं उसको तो मक्खन हल्का होकर ऊपर तैर जाता है ना,
उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? अपकेंद्रण तकनीक। अपकेंद्रण तकनीक से 4-5 चीज आपने देखा। क्या क्या देखा, मैं पांचों चीज बता देता हूं। अपकेंद्रण तकनीक में एक तो आपका आएगा कोलाइड, कोलाइड को अलग करने की, है ना, तो यहां हो जाएगा कोलाइड वाला हो जाएगा। तो सर कोलाइड का भी आपने बताया है अपकेंद्रण। दूसरा दूसरा हमने बताया है रक्त जांच। दूसरा हमने क्या बताया है? ब्लड या पेशाब जांच। ब्लड या मूत्र की जांच में नशा के जांच में नहीं। देखिए ध्यान देना है यहां, ठीक ना। एक मैं आपको बताया हूं दूध से मक्खन, है ना, दूध से मक्खन, इसमें भी क्रीम से मक्खन में भी। तो ये सब चीज में आपका हो रहा है क्या? अपकेंद्रण टेक्निक का प्रयोग हो रहा है। एक और पूछता है कपड़ा निचोड़ने वाला मशीन या वॉशिंग मशीन, पूछता है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वॉशिंग मशीन या कपड़ा निचोड़ने वाले मशीन में गीले कपड़ों से जो पानी है वो निकालने के लिए तो वहां भी सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रयोग किया जाता है ना। शायद वो भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए हाँ, भीगे हुए कपड़ों को निचोड़ने के लिए किस टेक्निक का प्रयोग? तो वह सेंट्रीफ्यूगेशन। ये इसे वॉशिंग मशीन भी कहते हैं। वॉशिंग मशीन भी कपड़ा वाला सिद्धांत पर ही कार्य करता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। देखिए मैं बहुत ही प्रेम से चीजों को आपको बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आइए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सब है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दो अघुलनशील द्रव, अघुलनशील मतलब कि दोनों मिल नहीं रहा एक दूसरे में, है ना। दोनों एक, जैसे पानी में मिट्टी तेल केरोसिन मिलाइए तो क्या दोनों मिलेगा? नहीं। पानी में पेट्रोल मिलाइए, दोनों मिलेगा? नहीं। दोनों लेयर बना लेगा, अलग अलग हो जाएगा। इसको कहते हैं अघुलनशील द्रव। दो अघुलनशील द्रव के मिश्रण को अलग करने में किस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? जैसे एक जार है ना, एक जार है, इसमें पानी डाल दीजिए और फिर ऊपर से मिट्टी तेल डालिए, तो दोनों देखेंगे शुरुआत में तो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद दोनों अलग अलग, मिट्टी तेल अलग और जल का अलग लेयर बन जाएगा। तो इसको कैसे आप करेंगे अलग? इसको क्या उदहारोपातन करेंगे? उदहारोपातन में ठोस से गैस होता है, यहां तो लिक्विड है, ये तो होगा नहीं। वाष्पीकरण, अगर हम वाष्प देंगे तो क्या ये संभव है कि हो जाएगा अलग? नहीं होगा। अपकेंद्रण तकनीक से भी नहीं होगा। कैसे होगा? इसके लिए आता है सेपरेटिंग फनल आता है। सेपरेटिंग फनल आता है यानी कि पृथक्करण कीप आता है। कीप आप लोगों ने देखा होगा, घर में आप लोगों ने कीप देखा होगा। एक कीप रहता है बना हुआ, जार टाइप का ही बना हुआ रहेगा। इसमें अगर पहले मिट्टी तेल डालिए या जल डालिए तो लेयर बन जाएगा, और लेयर बन जाएगा उसके बाद आप आसानी से मिट्टी तेल को अलग कर लेंगे और केरोसिन को भी अलग कर लेंगे। वो पृथक्करण कीप सेपरेटिंग फनल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कीप से आपको अलग करना है यहां पर। चलिए आइए जरा कमेंट करिएगा। देखिए ये यही प्रश्न मैं उदाहरण के रूप में बता रहा था। यहां प्रश्न का चेंज है, प्रवृत्ति जो है वह चेंज है भैया। यहां दो अघुलनशील द्रव और मैं इसको उदाहरण दे दिया कि अघुलनशील क्या होगा। अब आप बहुत ही आसानी से, इसीलिए मैं सारे जो टॉपिक है मतलब कि अलग करने की विधि है, सब पर एक एक उदाहरण लाया हूं। देखिए मिट्टी तेल से जल को कैसे? तो सर सेपरेटिंग फनल यानी कि पृथक्करण कीप से। बहुत ही आसानी से आप समझ गए। एक बार वीडियो को देख लीजिए, आप लगभग चीजों को समझ जाएंगे। तो इसका भी 9वां का आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए तो आगे। धातु शोधन के दौरान लोहे को भी पृथक करते हैं, वही पृथक्करण कीप से। धातु शोधन के दौरान लोहे को भी पृथक करते हैं सेपरेटिंग फनल से। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ये भी इंपॉर्टेंट है सेपरेटिंग फनल। ये सारे आपको एनसीईआरटी से हैं उठाए हुए। अगर डाटा गलत भी कुछ होता है तो समझिए कि जब एनसीईआरटी खुद ही गलत देगा तो फिर बाकी का क्या ही करना, है ना। लेकिन यकीन मानिए कि मैक्सिमम चीजें गलत तो नहीं होंगी, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया है तो गलत की संभावना नहीं। तो इसका भी आंसर सेपरेटिंग फनल ही होगा, ध्यान दीजिएगा। आइए ये प्रश्न बढ़िया है। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे अलग करते हैं? नमक और अमोनियम क्लोराइड, देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा भाई। नमक में अगर हम मिला देते हैं, एक बर्तन रखते हैं ना, हाँ एक हम बर्तन रखे हैं, इसमें है नमक और अमोनियम क्लोराइड मिला दिए, ठीक। गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड क्या होगा? ठोस से ये डायरेक्ट बन जाएगा गैस। ठोस से
अमोनियम क्लोराइड गैस बन के जाएगा उड़, गैस बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसमें बचेगा कौन, केवल नमक बचेगा। तो आप ऊर्ध्वपातन का उपयोग कर रहे हैं ना, सब्लिमेशन। आप हीट दिया आपने, और जो ठोस था अमोनियम क्लोराइड और कपूर, नेफ्थलीन, ये सब ऊर्ध्वपातन प्रोसेस में मतलब उस प्रोसेस का फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या होगा, गर्म करेंगे, अमोनियम क्लोराइड है जो उड़ जाएगा। या आपसे पूछ दे कि भैया नमक और कपूर को मिला देंगे, कैसे अलग करेंगे, तो सब्लिमेशन, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, नमक अलग, कपूर उड़ जाएगा, गायब। तो ये ध्यान देना है। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कोई बताएगा नहीं, पढ़ते रह जाइए। 5,000 और 10,000 का कोर्स खरीद करके, है ना, मिलने वाला नहीं है ये चीज, मैं बता दे रहा हूं। भले बहुत लोगों को बुरा भी लग जाएगा, लेकिन लगे तो लगे भाई। देखिए, शुरुआत में आप स्याही को इवेपोरेशन से अलग कर रहे थे, काले डाइयों से, काले और नीले डाइयों को पृथक कर रहे थे ना इवेपोरेशन से। जो मैं बता रहा था कि उसको हीट करेंगे तो ऊपर जाकर के डाई जो है वो लग जाएगा, तो उसको अलग करेंगे। यहां क्या है, यहाँ काली स्याही में विद्यमान डाई, जैसे काली स्याही है तो उसमें काला तो कोई रंग नहीं है ना, इसमें तो बहुत सारे कलर हैं। तो काली स्याही में विद्यमान जो डाई मौजूद हैं उनको कैसे हम अलग करेंगे, तो ऊर्ध्वपातन में तो सर नहीं करेंगे, यहाँ तो ठोस जानते ही हैं। वाष्पीकरण में भी सर नहीं करेंगे, क्योंकि ये काला डाई कैसे, वाष्पीकरण में तो हम वहां अलग कर रहे थे, दूसरा तकनीक। अपकेंद्रण तकनीक से भी नहीं करेंगे। जब रंग की बात आएगी ना, रंग अलग करने की, तो क्रोमेटोग्राफी याद रखिएगा, ये अंग्रेजी शब्द है ही क्रोमेटोग्राफी, तो याद रखना है क्रोमेटोग्राफी। अगर इसका हिंदी कुछ दे देता है एग्जाम में, आपको नहीं पता है, तो क्वेश्चन को पलटेंगे आप, इंग्लिश वर्जन वाला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे 60 नंबर क्वेश्चन ये आया, क्रोमेटोग्राफी का कुछ हिंदी में लिख दिया, अब आपको पता नहीं है, तो 60 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहता है, 2 लैंग्वेज आपको कम से कम रहेगा ही, हिंदी और इंग्लिश। तो आप इंग्लिश वाला देखिएगा और देखिएगा कि क्रोमेटोग्राफी कौन है, उसी को आप आंसर टिक करिएगा, ठीक ना। तो 12 का बी आंसर सही होगा, क्रोमेटोग्राफी। क्लियर बा, क्लियर बा भैया। चलिए, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट, रंग का जब भी नाम आएगा अब, तो आपको क्रोमेटोग्राफी करना है। लेकिन वहां जो हम डाई को अलग कर रहे थे, काले और नीले डाई को अलग अलग हमको करना था, तब हमने इवेपोरेशन किया था। लेकिन अगर हमको रंग से ही रंग छांटना है, एक रंग से दूसरे रंग को छांटना है, प्राकृतिक रंगों में से पिगमेंट को अलग करना है, तब भी हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का उपयोग करेंगे। यानी कि 13 का भी आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है। चलिए आगे चलिए। हाँ देखिए, एक बार आप जब ब्लड जांच करा रहे थे तो वहां आप सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण तकनीक का प्रयोग कर रहे थे। जब आप खून और पेशाब जांच कराने गए थे, याद है, तो वहां पर अपकेंद्रण तकनीक का प्रयोग किया गया था, है ना। आपने देखा होगा, अगर ब्लड जांच वाला में जाइए तो देखिए कि एक घूमते घूमते रहता है, उसी पर आपके ब्लड के सैंपल को रखता है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन का कार्य करता है, घुमा घुमा कर निकलता है। लेकिन रक्त से नशीले पदार्थ को अलग करना है तो क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करना होगा। रक्त से नशीले पदार्थ को अलग करना है, जैसे आप दारू पी लिए, ड्यूटी में है, पुलिस बन गए, ड्यूटी में है अब, या ड्रग्स ले लिए, तो अब आपकी ड्यूटी में है भाई, कोई कंप्लेन कर दिया तो चेकिंग होगी, मेडिकल होगा, मेडिकल होगा तो आपका ब्लड का सैंपल लिया जाएगा और ये क्रोमेटोग्राफी किया जाएगा। क्रोमेटो क्या किया जाएगा, ग्राफी किया जाएगा, और इससे पता चलेगा कि आपने शराब पिया था या आपने ड्रग लिया था कि नहीं। तो क्रोमेटोग्राफी से नशीले पदार्थों को भी अलग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहां लग रहा होगा कि अपकेंद्रण, लेकिन अपकेंद्रण नहीं है, ये भी ध्यान देना है आपको, मैं बता दे रहा हूं। 2 घुलनशील द्रव, घुलनशील द्रव, देखिए अभी आपने पढ़ा, वहां अघुलनशील पढ़ा था, अघुलनशील पढ़ा था ना, जो मिट्टी तेल और केरोसिन को, मिट्टी तेल और जल को अलग कर रहे थे, वो अघुलनशील, वो मिल नहीं रहे थे एक दूसरे में, नहीं, तो उनको सेपरेटिंग फनल से आपने अलग किया था, याद है, कीप से अलग किया था, याद है। लेकिन यहाँ घुलनशील द्रव है, मतलब कि मिल जा रहे हैं एक दूसरे से, इनको कैसे अलग करेंगे सर? ऊर्ध्वपातन करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ ठोस से गैस बनता है, आपने ही बताया है, बिल्कुल हम नहीं बताया है। आसवन, क्या डिस्टिलेशन करेंगे? तो जी हाँ, आसवन का प्रयोग करेंगे, वाष्पीकरण नहीं करेंगे। द्रव का वाष्पीकरण करेंगे तो गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, दोनों गायब हो जाएगा। अपकेंद्रण तकनीक से हम लोग मक्खन अलग कर रहे थे, रक्त से रक्त जांच कर रहे थे ना, कपड़ा सुखा रहे थे,
दूध से मक्खन निकाल रहे थे, कोलाइड को अलग कर रहे थे, बच क्या जाता है, आसवन, डिस्टिलेशन, है ना। आसवन ध्यान रखिएगा, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक 25 केल्विन से कम हो उनको प्रभाजी आसवन से अलग करते हैं, और जिनका अधिक हो उनको खाली आसवन से अलग करते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पर 25 केल्विन से कम क्वथनांक तो प्रभाजी आसवन, और ज्यादा क्वथनांक तो सामान्य आसवन, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। आइए, 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव्य जिनके क्वथनांक, देखिए ये मैं बता चुका हूं, 25 केल्विन से कम है तो प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। राइट आंसर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 25 का आंसर बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सी जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रभाजी आसवन। ठीक, क्लियर है, क्लियर है सर। आइए अगले प्रश्न पर। वायु से विभिन्न गैसों को अलग किया जा सकता है, वायु से अलग करना है आपको गैस, तो आप प्रभाजी आसवन का उपयोग करिए। किसका उपयोग करेंगे आप प्रभाजी आसवन का उपयोग करिए, क्योंकि आप वायु से क्या कर रहे हैं, विभिन्न गैस को अलग कर रहे हैं। आपको यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग करना होगा, प्रभाजी आसवन का उपयोग करना होगा वायु से। या फिर पेट्रोलियम उत्पादों से अन्य चीजों को अलग करना है, पेट्रोलियम उत्पादों से उनके चीजों को अलग करना है, तो आप भी तब भी आपको प्रभाजी आसवन का ही प्रयोग करना होगा। देखिए, पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों, इसी की मैं बात कर रहा था कि पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण, तब भी आपको प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है, इसमें आपको मैं बता चुका हूं क्वथनांक कम होना चाहिए, और उसके बाद फिर पेट्रोलियम उत्पादों को आप अलग करते हैं, वायु से उसके मिश्रण को अलग करते हैं। ठीक, क्लियर है, क्लियर है। किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध नमूना या अशुद्ध फिटकरी हो, इनको आप क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। अशुद्ध नमूना से शुद्ध निकालना हो, या फिटकरी भी पूछता है कभी कभी, तो बताएंगे क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण। अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट आप क्रिस्टलाइजेशन से अलग करेंगे। कैसे करेंगे भैया, क्रिस्टलीकरण करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन से आप इसको अलग करेंगे। क्लियर है, क्लियर है सर। चलिए आगे चलते हैं। 21वां नंबर सवाल देखिए। देखिए ये प्रश्न आपको फंसाएगा, यहाँ कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा। कह रहा है कि समुद्री जल से प्राप्त जो अशुद्ध नमक प्राप्त होता है, उसको अशुद्ध नमक से शुद्ध नमक कैसे बनाएंगे। यहां पर कह रहा है समुद्री जल से प्राप्त अशुद्ध नमक। अच्छा, समुद्री जल को लीजिए, गर्म करिए तो अशुद्ध नमक होगा, लेकिन अब उससे शुद्ध कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसको फिर शुद्ध करने के लिए आपको क्रिस्टलाइजेशन ही करना पड़ेगा, क्रिस्टलीकरण करना पड़ेगा, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, अशुद्ध नमूने से फिटकरी भी आप क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन ही करेंगे, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ये अशुद्ध फिटकरी हो या कॉपर सल्फेट हो, दोनों ध्यान देना है। आइए, वह विधि जिससे कोई पदार्थ गैस से सीधा ठोस, हमने बताया था शुरुआत पहला क्वेश्चन कि ठोस से सीधा गैस, तो सर सब्लिमेशन। यहां गैस से ठोस है ना, तो गैस से ठोस होगा डिपोजिशन, यानी कि निक्षेपण होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, निक्षेपण है ना, कहां गया, हाँ ये वाला ऑप्शन में देगा। अब सब लोग रिवर्स सब्लिमेशन रट चुके हैं, तो अब ऑप्शन डिपोजिशन देगा या निक्षेपण देगा, तो ध्यान दीजिएगा। ठोस से अगर डायरेक्ट गैस तो सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्ट यानी कि गैस से सीधे ठोस तो रिवर्स सब्लिमेशन। क्लियर है, क्लियर है। आइए आज का आखिरी सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखिए। एसीटोन और जल के मिश्रण को अलग करते हैं। एसीटोन और जल के मिश्रण को हम अलग करेंगे आसवन। एसीटोन और जल का जो मिश्रण है इसको हम लोग करेंगे कैसे, आसवन विधि से अलग करेंगे, प्रभाजी नहीं, इसमें आसवन का प्रयोग होगा। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा 24 का बी। मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया है, बहुत ही मजेदार वीडियो था, बहुत मेहनत किया गया है इस वीडियो के लिए, है ना, निचोड़ करके लाना पड़ा है सब कुछ। तो चलिए ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए। रिजल्ट तो तय है, रिजल्ट तय है अगर इसी तरीके से विधिवत मेहनत करते रहे तो, किसी प्रकार के बिना चोरकटौली किए। अगर चोरकटौली करेंगे पढ़ने से तो रिजल्ट फिर फाल होगा, नहीं होगा। क्लियर है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।